नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का आपका जो टॉपिक है वो है, कल हम लोगों ने मात्रक के बारे में पढ़ा था। मात्रक का पार्ट नंबर दूसरा है। मात्रक को मैंने 20 प्रश्न कल बताए थे, लेकिन मात्रक से रिलेटेड जो प्रश्न है वो पूरे नहीं हो पाए थे। इसलिए मेरा ये जो टॉपिक है मात्रक पार्ट 2 के नाम से आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए ज़रा ध्यान से, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा ये सिद्धांत रहता है कि जितने कम समय में जितने ज़्यादा प्रश्न हो सके वो मैं आपको करवाने का कोशिश करता हूँ। और प्रश्न नंबर पहला है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई होती है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई होती है तो कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी बेक्वेरल, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। तो रेडियोधर्मिता की जो इकाई हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, घनत्व की एसआई इकाई होती हैं। घनत्व की एसआई इकाई होती हैं, घनत्व मतलब डेंसिटी, एसआई इकाई होती हैं, ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी केल्विन, ऑप्शन नंबर सी एन। शायद ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है, न्यूटन प्रति मीटर है ये, न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर डी किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर, मीटर क्यूब बोल देते, घन मीटर बोल देते। प्रश्न नंबर तीसरा ये रहा आपके सामने, न्यूटन की गति का समीकरण है। वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने 3 समीकरण और 3 नियम दिए हैं, गति से संबंधित 3 समीकरण और 3 नियम दिए हैं, जिसमें से आपके प्रश्न में पूछा गया है कि न्यूटन की गति का समीकरण है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है। न्यूटन की गति का पहला समीकरण, पहला पूछा है, प्रश्न मिस्टेक है, पहला पूछा है। तो न्यूटन की गति का पहला समीकरण है, मैं आपको डिटेल में ही बता देता हूँ, v बराबर u प्लस ए टी। ये आपका ए.टी. ये आपका न्यूटन की गति का पहला समीकरण। न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण है। न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण है। आपके एग्ज़ाम में से गति से संबंधित प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो सभी तीनों समीकरण और तीनों नियम के बारे में पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि न्यूटन की गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपका तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपसे पूछा है पहला समीकरण, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, v बराबर यू प्लस ए टी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगर पूछते हैं कि न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण, तो ऊपर वाला रहेगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा पूछे तो तीसरा आंसर रहेगा। कोई सा भी पूछ ले, अपने को याद होना चाहिए न्यूटन की गति के तीनों समीकरण। आगे आने वाले प्रश्न में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें न्यूटन की गति से संबंधित बताऊंगा। प्रश्न नंबर चौथा ये रहा आपके सामने, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 10 की घात 7 अर्घ, ऑप्शन नंबर ए है 10 की घात 7 अर्घ, ऑप्शन नंबर बी है 10 की घात 5 अर्घ, ऑप्शन नंबर सी है 10 की घात 3 अर्घ, और ऑप्शन नंबर डी है 10 अर्घ। तो आपका जो प्रश्न है कि एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो 10 की घात 1 जूल में जो अर्घ होते हैं,
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा 10 की घात 7 अर्घ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा 10 की घात 7 अर्घ। प्रश्न नंबर 5वां मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सदिश और अदिश से। पिछले लेक्चर में भी मैंने सदिश अदिश के बारे में एक क्वेश्चन डाला था, लेकिन मुझे लगा कि सदिश और अदिश बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, इसलिए और कुछ क्वेश्चन डाले जाए, इसलिए मैंने और कुछ क्वेश्चन डाले हैं। अदिश राशि हैं, मैं आपको बता दूं, पहले मैंने बताया था अदिश और सदिश। क्या बताया था? अदिश और सदिश। सदिश मतलब जिसमें दिशा भी दिया जाए, परिमाण के साथ साथ क्या दिया जाए, दिशा भी दिखाया जाए कि अपने को कहाँ जाना है। अपने को इंदौर जाना है। इंदौर कहाँ, अगर कोई बोल दे अपने को इंदौर जाना है और उसमें आपको दिशा नहीं बताई कि आपको उज्जैन तरफ से होकर जाना है कि देवास मक्सी की तरफ से होकर जाना है, तो मैं बता दूं, अगर उसमें अगर अपने को दिशा बता दी जाए कि नहीं आपको स्पेसिफिक अगर आपको जाना है उज्जैन तरफ से जाना है, तो इसमें दिशा भी दी गई है, तो ये क्या हो गई? आपकी सदिश हो गई। मतलब परिमाण के साथ साथ आपको दिशा भी दी है कि इस दिशा में आपको जाना है। कहाँ जाना है? इंदौर जाना है। कैसे जाना है ये सब आपको बताया गया है। तो ये हो गया आपका क्या है? सदिश हो गया। और अदिश में क्या है? आपको दिशा नहीं दी है, मतलब आपको इंदौर जाना, आप कैसे भी जाओ, कैसे भी जाओ, कौन से रूट से जाओ, कोई मतलब नहीं। इसलिए प्रश्न है आपका अदिश राशि है ऑप्शन नंबर ए बलागुण, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी संवेग, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो अदिश राशि आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6, निम्न में सदिश राशि है, वही चीज आ गई फिर से। लंबाई, ऑप्शन नंबर ए लंबाई, समय, वेग, द्रव्यमान। तो आपसे क्या पूछा है? सदिश पूछा है। क्या पूछा है? सदिश पूछा है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, वेग। वेग में क्या होता है कि कितने किलोमीटर की रफ्तार से आपकी गाड़ी चल रही है। आपको रास्ता तो दिया है लेकिन गाड़ी का स्पीड भी दिया है। आपको वेग आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 7वां जो आपका प्रश्न नंबर 7वां है, चाल एक रिक्तस्थान राशि है। चाल एक रिक्तस्थान राशि है। मैं कुछ समय बाद सदिश और अदिश के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको सदिश और अदिश राशियाँ पूरी क्लियर हो जाए। कारण ये है कि इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। इसलिए इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपका एक लेक्चर बनाऊंगा। MCQs नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका डिटेल में सदिश और अदिश के ऊपर मैं बनाने का कोशिश करूंगा, जिससे आप लोग कैसा भी प्रश्न आ जाए, आप लोग उसको आसानी से हल कर सकें। प्रश्न नंबर 7वां है आपका, चाल एक रिक्तस्थान राशि है। तो चाल एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगर किसी को चलने का बोल दिया जाए, आपको ये नहीं बोला है, चलने में सदिश अदिश का कोई रोल नहीं है। चाल क्या है? अदिश है, उसमें दिशा नहीं दी गई आपको चलना है उन्हें कि आपको यहाँ आना है। आपकी जो चाल है वो क्या है? चाल एक क्या है? अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि। आप कन्फ्यूज़न रहोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सदिश और अदिश के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है। कोशिश करूँगा लेक्चर लाने के लिए। प्रश्न नंबर 8वां ये रहा आपके सामने, 1 किलोग्राम वस्तु का भार कितना होता है? 1 किलोग्राम वस्तु का भार कितना होता है? 1 न्यूटन, 1 डाइन, 9.8 न्यूटन, 9.8 डाइन। तो ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा क्रिटिकली क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। आप इसको भी चेक कीजिएगा ज़रा, 9.8 डाइन है या 9.8 न्यूटन है। दोनों में कन्फ्यूज़न वाला ऑप्शन क्रिएट हो रहा है। मेरे हिसाब से 9.8 डाइन है, और आपके हिसाब से जो भी हैं आप कमेंट्स में बताइए, अन्यथा मैं आपको कल के लेक्चर में इसको क्लियर करवाऊँगा। ये आप क्वेश्चन मार्क में इसको रख लीजिए। अगला है प्रश्न नंबर 9, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 1000 वाट, ऑप्शन नंबर बी 746 वाट, ऑप्शन नंबर बी 746 वाट, ऑप्शन नंबर सी 985 वाट, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो आपका 1 हॉर्स पावर में आपका होता है 746 वाट। लगभग क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है और मिलता रहेगा। अगला प्रश्न नंबर 10वां आपके सामने देखिए जरा, 10 मिनट में आपके 10 प्रश्न चल रहे हैं, इतना स्पीड में चल रहा है अपना लेक्चर। आप अगर इसको बिना स्किप किए भी देखोगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा और आपके 20 प्रश्न जल्दी से जल्दी कवर हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और अगर अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपसे निवेदन है और रहेगा। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? आपका प्रश्न नंबर 10वां है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव, जल की, ऑप्शन नंबर बी जल की शुद्धता, ऑप्शन नंबर बी जल की शुद्धता, ऑप्शन नंबर डी जल की गहराई, ऑप्शन नंबर सी जल की गहराई और ऑप्शन नंबर डी जल की मात्रा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां। प्रश्न नंबर 11वां है, कार्य की विमा बराबर होती है। कहने का मतलब ये है, प्रश्न को समझना जरा, बहुत सरल प्रश्न है लेकिन अधिकतर लोग यहीं पर कन्फ्यूज़न होते हैं कि कार्य की विमा क्या है। मतलब कार्य की जो विमा है वो और किसकी विमा के बराबर होता है। तो आपको पता होगा कि कार्य की विमा जो है वो ऊर्जा के बराबर, दोनों की विमा क्या है, लगभग समान होती हैं। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। कार्य की विमा बराबर होती है, शक्ति के तो बराबर होगी नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं। और वेग जो है वेग होगा नहीं, क्योंकि कार्य और ऊर्जा जो है, कार्य ऊर्जा का ही रूप है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 12वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12वां आपके सामने, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहते हैं। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं? विस्थापन की दर को। और त्वरण की परिभाषा क्या थी? वेग में परिवर्तन की दर क्या थी? वेग में। अगर आपका वेग में परिवर्तन आता है तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। वेग में परिवर्तन की दर मतलब त्वरण। और समय के साथ अगर परिवर्तन हो रहा है किसमें? विस्थापन में। तो आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी वेग इज द राइट आंसर। अगर आपको समय के साथ दिया गया है, विस्थापन दिया गया है तो वेग में परिवर्तन रहेगा, वेग रहेगा। और अगर समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 13वां आपके सामने, निम्न में ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। मैं थोड़ा जल्दी से स्पीड में कवर करवाने की कोशिश करूंगा। प्रश्न नंबर 13वां अगला है प्रश्न नंबर 14वां, पूरक मात्रकों की संख्या है। तो मैंने आपके पिछले लेक्चर में बताए थे कि मूल मात्रक से प्रश्न एक आया था आपके वीडियो में। तो मैंने बताया था कि आपके 7 कितने क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं। 7 जो होते हैं वो क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं। और आपके 2 जो होते हैं वो पूरक मात्रक होते हैं। 2 मैंने आपको पूरक मात्रक बताए थे। तो आपके मात्रकों की संख्या ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 2 आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 15 प्रश्न हो गए और अभी तक आपके 15 मिनट नहीं हुए हैं। इतनी स्पीड में हम लोग वीडियो को लेकर चल रहे हैं, इसलिए लाइक करें, वीडियो को देखें। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में क्या सुमेलित नहीं है? जो चीज़ इसमें सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। इस एक प्रश्न में 4 प्रश्न आपके बन रहे हैं। इस एक प्रश्न में 4 प्रश्न आपके बन रहे हो। और इसी तरीके आजकल जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है ना, वो इसी तरीके से बढ़ रहा है। और इसी तरीके के प्रश्न आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए आ रहे हैं। तो आपको ऐसे प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए देखिए, नॉट जहाज़ों की चाल मापते हैं, इससे राइट आए। नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापते हैं, राइट हैं। किलोग्राम द्रव्यमान में मापते हैं, राइट हैं। सारे तीनों सम्मिलित हैं। अगर आपको तीनों करेक्ट होगा तो चौथा तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर आ जाएगा। जूल
कार्य है, यहाँ बल दिया है, इसलिए आपका ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर से ऐसा ही प्रश्न आ गया, निम्न में क्या सुमेलित नहीं है? फिर कंफ्यूजन वाला प्रश्न, एक प्रश्न में 4 प्रश्न हो रहे हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए फेदम, समुद्र की गहराई मापते हैं, एक प्रश्न तो ये हो गया, समुद्र की गहराई मापते हैं, राइट आंसर। नॉटिकल मील, समुद्री दूरी, पिछले वाले प्रश्न से आपने देखा। किलोग्राम द्रव्यमान, पिछले वाले प्रश्न से आपने देखा, राइट है। जूल बल, अब आप मुझे बताइए कि जूल बल पहले भी गई था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। सिर्फ इसमें उसने क्या किया, सामने वाले ने जो प्रश्न टाइपिंग करी उसने ये किया कि ये एक ऑप्शन आपका चेंज कर दिया, जिससे इंसान दोनों में, पहले ही आया था स्वाभाविक कि ये आया, तो अब तो ये नहीं हो सकता, इंसान दिमाग जैसे चलता है वो भी आपके दिमाग को पढ़ता है, सामने वाले भी। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 17 है मंदन क्या है? मंदन, जैसे हम लोग चलते हैं तो जिस टायर में, जिस गाड़ी के टायर में ग्रिप होते हैं वो बहुत आसानी से आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे गाड़ी चलती है टायर घिस जाते हैं तो उसके ग्रिप क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, तो वो चलने की जो क्षमता होती है उसमें फिसलन उत्पन्न हो जाती है। तो मंदन क्या है, मतलब कैसे वो कम हो रही है? जब तक चप्पल और रोड के बीच जैसे हम चलते हैं तो घर्षण पैदा नहीं होगा तब तक हम चल नहीं पाएंगे, अगर घर्षण नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिसल जाएंगे। चिकनी चप्पल में इंसान फिसल जाता है। मंदन क्या है? ऑप्शन नंबर ए धनात्मक त्वरण, त्वरण है ये त्वरण, टाइपिंग मिस्टेक है, त्वरण, ये इस प्रकार से त्वरण लिखाएगा भैया, टाइपिंग वाला ध्यान रखें, त्वरण। ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक त्वरण, ऑप्शन नंबर सी घर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी वायु द्वारा प्रतिरोध लगाना। अब देखिए जरा, अपन इसमें से ऑप्शन को कैसे हटाते हैं ये सीखिए। वायु द्वारा प्रतिरोध को लगाना, तो ये तो कोई मंदन में ये भी हो सकता है, लेकिन इतना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये तो गलत है। घर्षण बल, घर्षण चप्पल और इसके बीच लगता है। मंदन पूछा है कि मंदन कैसे होता है, तो ऋणात्मक त्वरण जब लगता है तब जाके मंदन होता है। क्या लगता है? जब ऋणात्मक त्वरण, इधर से आप लोग जा रहे हो और उधर से कोई चीज़ आ रही है, जब एक दूसरे से क्रॉस होगी तब जाके ऋणात्मक त्वरण लगेगा, तब जाके मंदन पैदा होगा। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने, निम्न में सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न, ऐसे प्रश्न ही एग्जामों में आ रहे हैं, सुमेलित नहीं है, सुमेलित हैं। 4 प्रश्न, 4 ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, 4 में 8 बनते हैं, और मतलब 4 प्रश्न, उसके 4 प्रश्न वो एक ही में, अगर जिसको 2 प्रश्न याद है, 2 नहीं याद है, तो कन्फ्यूजन होकर वो ऑप्शन नंबर गलत कर देगा। इसलिए इसे प्रश्न को आप ज़्यादा तवज्जो दें और इसको अच्छे से देखें। देखिए जरा, ऑप्शन नंबर ए बाइट के आगे लिखा है कंप्यूटर, स्वाभाविक है बाइट में कंप्यूटर की इसको मापते हैं। क्यूसेक जल प्रवाह, स्वाभाविक जल प्रवाह क्यूसेक में मापते हैं, जल प्रवाह होता है। रिएक्टर, अब प्रश्न भूकंप की तीव्रता, रिएक्टर पैमाना, आपने बहुत सारी जगह इस प्रश्न को देखा होगा। IMP मोस्ट, IMP भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने से। किससे मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बार, सापेक्षिक आर्द्रता, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने आपको पहले अभी इस प्रकार से एक प्रश्न आया था आपके सामने कि आपको समीकरण पूछा गया था, तीनों समीकरण दी गई थी, और उसमें एक क्या बोलते हैं, कौन सी समीकरण पहली है, दूसरी है, तीसरी है, ऐसा ही इसमें दिया है। एज बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर समीकरण किसने और कौन सी समीकरण किसने दी? अब ये देखिए प्रश्न घुमाने वाला है। एज बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर समीकरण किसने दिया और नियम कौन सा है? सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, अरे भैया टाइपिंग बहुत मिस्टेक हो रही है। कौन सी समीकरण है, समीकरण किसने दी, मतलब समीकरण किसने दी, सॉरी सही है, समीकरण का वैज्ञानिक का नाम पूछा और कौन सी समीकरण है ये भी पूछा। अब इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, देखिए जरा। एज बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हम लोगों ने पिछले वाले प्रश्न में पढ़ा था, ये तो समीकरण नंबर कौन सी है? समीकरण नंबर 2 है, और किसने दी है? तो आपको ये भी पता है कि न्यूटन ने अपने गति के बारे में 3 समीकरण और तीनों नियम दिए हैं। तो आपका समीकरण नंबर 2 है, और समीकरण नंबर 2 तो है, लेकिन समीकरण नंबर 2 किसने दिया? न्यूटन ने दिया। तो प्रश्न के जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? आपका जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? इसमें प्रश्न नीचे आ रहे हैं शायद, दिख नहीं रहा है, तो इसलिए दूसरी समीकरण 1/2, पहली समीकरण, तीसरी समीकरण, आप लोग इसके ऑप्शन को करेक्ट कीजिए जरा। दूसरी समीकरण 1/2 की जगह ये रहेगा आपका न्यूटन रहेगा। ये क्या रहेगा? न्यूटन। ऑप्शन होगा शायद नीचे,
वाट ऑफ समीकरण न्यूटन। हाँ, ये ऑप्शन रहेगा शायद दूसरी समीकरण में, नीचे है या आप देखिए समीकरण नंबर 2 इसका आंसर रहेगा। समीकरण नंबर 2 है और न्यूटन ने दिया, वैज्ञानिक न्यूटन ने दिया है। मैं आपको बता दूं, पहली समीकरण एस बराबर वी बराबर यू प्लस ए टी आपकी गति की पहली समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर गति की दूसरी समीकरण, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as गति की तीसरी समीकरण। गति की कौन सी समीकरण? तीसरी समीकरण। नियम बता देता हूँ। गति का दूसरा नियम F बराबर ma, गति का तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। आगे देखते हैं। प्रत्येक, ये प्रश्न ही आ गया है, अपन बात ही कर रहे थे और प्रश्न ही आ गया है। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर आपका 19 है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया गति का कौन सा नियम है? मैंने आपको अभी बताया है। पहला नियम है, ऑप्शन नंबर है पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी दोनों नहीं। अब इसमें आप बताइए मुझे कि प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। मैंने आपके सामने पूरा क्लियर कर दिया है कि ऑप्शन प्रश्न नंबर समीकरण कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, नियम कौन से हैं, मैंने आपको नियम बताए हैं। पहला नियम भी सुन लीजिए जरा। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। प्रश्न नंबर दूसरा, F बराबर ए में। तीसरा, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। जितनी क्रिया आप दीवार किसी चीज पर लगाओगे उतनी ही प्रतिक्रिया वो भी आपके ऊपर लगाएगी। तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता है, दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता है, तीसरा ऑप्शन हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये नियम तो तीसरा नियम है, गति का तीसरा नियम है, और ऑप्शन में तीसरा नियम दिया नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर रहेगा। ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जामों में आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहला दूसरा दोनों नहीं, तो स्वाभाविक पहला होगा या दूसरा होगा, दोनों में से एक होगा, इसलिए हम लोग ऑप्शन ए या बी में से कोई एक लगा के आ जाते हैं। लेकिन ये तो गति का तीसरा नियम है। प्रश्न नंबर 20वां लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न देखने के पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आज आप सभी लोगों की वजह से हमारा शतक पूरा हुआ है सब्सक्राइबर को लेकर, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपका प्यार और प्रेम और स्नेह इसी तरह बना रहे। प्रश्न नंबर 20वां देखिए जरा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश का मात्रक तो हो नहीं सकता है, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक भी नहीं हो सकता, इसलिए आपका जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। बिना समय लिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ये आपके 20 प्रश्न हुए हैं। 20 प्रश्न इसके पहले वाले लेक्चर में थे। मात्रक से संबंधित 2 वीडियो बनाए मैंने, पहले में 20 हैं, दूसरे में 20 है। आपके मात्रक से संबंधित कुछ ही प्रश्न छूटे होंगे तो अन्यथा मेरे हिसाब से कोई प्रश्न आपका छूटा नहीं है। आने वाली एग्जामों को लेकर इसी में से प्रश्न बनने की संभावना है। इसी तरह के प्रश्न आते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके कुछ डिटेल वीडियोस भी बनाऊं जिससे आप लोगों का कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और फिर हम लोग MCQs पढ़ेंगे। हालांकि मेरा जो चैनल है वो MCQs को लेकर ही ज़्यादा फोकस करता है और करता रहेगा, इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।